हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये। चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हर एक वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है हमारे लिए। ठीक है, जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती हैं जिससे कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं इन्वायरमेंट में उसका एक्सट्रैक्शन करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसे हम इस तरह से बना सकें जो हम इस्तेमाल कर सकें, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होने चाहिए। अगर इस प्रोसेसिंग के दौरान जो भी कॉस्टिंग होती है, जैसे कि अगर हम कोई भी मिनरल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ मिलाकर जो उसकी फाइनल कॉस्टिंग होती है वो इतनी होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो। ठीक है, अगर हम उसे अफोर्ड कर पाते हैं तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगी, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो भी हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी देखना होता है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो वो किसी के भी कल्चर को हर्ट ना करे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है तो उसे रिसोर्स तब माना जाएगा जब उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। दूसरी बात कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब अफोर्डेबल हो सबके लिए। और तीसरी बात कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अब ये रिसोर्सेज जो होते हैं ना, इनका अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी कोई रिसोर्स है जब भी कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, और उसे हम रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्रिएट होता है किनके बीच में? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और ये रिलेशनशिप कौन क्रिएट करता है? ये ह्यूमन बींग क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे? ह्यूमन बींग्स पहले नेचर से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि नेचर जो है, रिसोर्सेज जो है वो नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट्स है हमारे लिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो खुद एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं रिसोर्सेज के, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कौन करेगा? टेक्नोलॉजी की को मतलब यूटिलाइज करके, और उसकी टेक्नोलॉजी भी तो इंसान ही बना रहे हैं। ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके किसी भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ जो है इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसे रिसोर्स भी कौन बनाता है? ह्यूमन बींग ही बनाते हैं, और इवेंचुअली उसका इस्तेमाल भी ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो खुद एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज के। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उन्हें, इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उन्हें रिसोर्स बनाते हैं वो। ठीक है, और उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, रिसोर्सेज को का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में है, एक बायोटिक है और एक एबायोटिक है। ठीक है, और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर देखते हैं। रिसोर्सेज को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक है नेचुरल एंड सेकेंड इज ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द सेकेंड इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेचुरल में दो टाइप्स है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में एक है कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड और वाटर है, एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल।
बायोलॉजिकल में क्या होता है, एक तो होता है नेचुरल वेजिटेशन दैट इज़ फॉरेस्ट, और सेकेंड इज़ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एंड नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, अगेन इसे इसे दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल्स, एंड द सेकेंड इज़ नॉन रिसाइक्लेबल, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्राइब वे में देखते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। जब हम ऑरिजिन की बात करते हैं ना, और ऑरिजिन के बेसिस पे जब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं बायोटिक और एबायोटिक में, तो उसका मतलब ये है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं, ठीक है, उनमें लाइफ होता है, और उन्हें हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, उनमें लाइफ नहीं होता है, और उनका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रॉक्स है, मेटल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है, इसमें हमने रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में बांटा है, एक है हमारा रिन्यूएबल और दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, ठीक है। अब ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या मैकेनिकल हो, किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर हम इसे रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, इन्हें भी फिर डिवाइड किया गया है, जैसे कंटिन्यूस और फ्लो है, और भी इसके कुछ क्लासिफिकेशंस है। देखिए क्या होता है ना कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये बार बार रिन्यू होता है, हमेशा रिन्यू होता रहता है, इसलिए ये ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि वाटर है, ठीक है, और हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। अब क्या है कि प्लांट्स अगर हम काट रहे हैं, तो अगर हमने दोबारा से प्लांट लगा दिया तो वो फिर से फॉरेस्ट फिर से वो एफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ प्लांट्स काटे और हमने प्लांट्स नहीं लगाया, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है, तो वो एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो वो मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें हम उन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कंटिन्यूस और फ्लो के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका एक टाइप तो कंटिन्यूस और फ्लो था, जैसे कि विंड है, वाटर है, ठीक है, और जो दूसरा टाइप था वो था बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या थे, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में भी क्या है कि अगर कोई जानवर है तो वो रिप्रोडक्शन तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन तो इसलिए वो रिन्यूएबल है। लेकिन क्या हो सकता है कि अगर उसकी पूरी स्पीसीज जो है वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, अगर हम उसे इतना मतलब अगर हम उसका कंजर्वेशन ना करें किसी भी स्पीसीज का, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल होने के बाद भी वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम प्लांट्स नहीं लगाते और सिर्फ प्लांट्स काटते हैं तो रिन्यूएबल होने के बावजूद हम उस रिसोर्स को खो सकते हैं, वो रिसोर्स ख़त्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज है वो कंटिन्यूस है, उसमें हम जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वाटर भी कंटिन्यूस के इसमें दिखा तो रहे हैं, लेकिन जो ये वाटर जो है, जो ओशन के वाटर है, लेकिन जो ओशन में जो वाटर है वो भले ही ख़त्म ना हो, लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो तो बहुत ज़्यादा उसकी भी कमी आ रही है, ठीक है, तो उसे भी हमें जो उसकी भी कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इनको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, ये रिसोर्सेज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ रिसोर्सेज तो रिसाइक्लेबल होते हैं, जैसे मेटल्स हैं, ठीक है, उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो हम जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वो ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इन्हें भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक है रिसाइक्लेबल
मतलब रिसाइकल वाले और एक नॉन रिसाइकल वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमने इसे रिसोर्सेज को कितने कैटेगरीज में बांटा है। एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एंड द थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज, एंड द फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए कुछ रिसोर्सेज है जैसे लैंड है, ठीक है, तो लैंड तो एक रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी ऑनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के पास है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई गांव में किसी फार्मर के पास एक लैंड है, ठीक है, जिसपे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो उस लैंड की ऑनरशिप उस फार्मर के पास है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, उस पर सबका हक नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि किसी अर्बन एरिया में किसी के पास कोई प्लॉट है, कोई घर है या कोई प्रॉपर्टी है, किसी विलेज में किसी के पास कोई पॉन्ड है, किसी के पास कोई कुआं है, तो उसका पानी जो है तो उसके पानी पे उसी का हक होगा जिसके पास उसकी ऑनरशिप होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी ऑनरशिप जिस एक किसी इंडिविजुअल के पास अगर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है, ये देखते क्या है। अब कुछ रिसोर्सेज होती हैं जिसकी जो कि वहाँ पे रहने वाले उस एरिया के में रहने वाले कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि किसी विलेज में कोई पब्लिक पार्क है या कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई बरियल ग्राउंड है, ग्रेजिंग ग्राउंड है, तो ये सारी जगहें जो है ये वहाँ पे रहने वाले कम्युनिटीज़ के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है, मतलब वहाँ पे रहने वाले सारे कम्युनिटी के लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सिंगल पर्सन की ऑनरशिप नहीं है उसमें। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल रिसोर्सेज देखते हैं, ठीक है। देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो किसी भी देश में जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उस देश के ही हैं, वो एक नेशनल रिसोर्स ही माना जाता है, ठीक है। देखिए कि जो कंट्री है उसके पास एक लीगल पावर होता है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अक्वायर कर सकते हैं अगर उसमें कुछ भी मतलब कि उसमें कुछ भी देश का भला हो या कोई भी काम अगर कंट्री के वेलफेयर के लिए करना है, तो उसमें अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अगर अक्वायर करना पड़े तो वो लीगल है, गवर्नमेंट उसे अक्वायर कर सकती है, ठीक है। हमने कई बार देखा है जब सड़कें बनती है या कैनाल्स बन रहे हैं या रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस जब ये कंस्ट्रक्शन होते हैं तो इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़े लैंड्स की ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट वो लैंड एक्वायर करते हैं। अगर बीच में किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आती है तो गवर्नमेंट उसे एक्वायर करती है, बदले में वो उन्हें उसका अमाउंट भी मिलता है, पैसे दिए जाते हैं उन्हें इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती है उनके पास ये पावर होता है कि वो कोई भी लैंड एक्वायर कर सकती है अगर कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ कोई कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो, ठीक है। और इसके अलावा देश में जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी लैंड्स आते हैं वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इवन हमारे कोस्टल एरिया से ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब अगर जो हमारा कोस्टल लाइन है हमारे कंट्री का उससे 19.2 किलोमीटर आगे तक, जिसको कि जो हम 12 नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं, वो एरिया क्या है, वो एरिया और वहाँ का वाटर और रिसोर्सेज वो क्या है, वो हमारे कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसा हर एक कंट्री के साथ होता है कि उनकी जो बाउंड्री होती है, उनका जो कोस्टल एरिया होता है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, जो टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर होता है उन्हें उनकी टेरिटोरियल वाटर बोला जाता है, और उस टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे वो उस देश से बिलोंग करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं 200 किलोमीटर के ओशन में, उसके बियॉन्ड जो ओशियानिक रिसोर्सेज होते हैं ना,
उन्हें ओपन सी कहते हैं, वो मतलब ओपन सी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उस पर किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है, और वहाँ पे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसे कोई भी कंट्री अपने मन से यूटिलाइज नहीं कर सकती है जब तक कि उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का परमिशन ना मिले। अब जैसे कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड जो ओपन सी है इंडियन ओशन में, वहाँ पे मैग्नीज नोड्यूल्स जो है उनको मतलब उनकी खुदाई करके, मतलब उसको यूटिलाइज करने के मतलब उसकी खुदाई करना, उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसको यूटिलाइज करने की परमिशन इंडिया को मिली है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्हें कहीं कहीं पे ओपन सी में भी कुछ रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में और उसकी रिसर्च करने के लिए परमिशन दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। अब ये क्या है, ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये क्या है, ये अगर किसी भी रीजन में कोई रिसोर्स है, ठीक है, और उसमें उसमें जितना पोटेंशियल है उतना उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जैसे कि मतलब पर्टिकुलरली जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे इनॉर्मस पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की, ठीक है, लेकिन अभी तक उसको डेवलप प्रॉपरली नहीं किया गया है, तो इन्हें क्या कह सकते हैं हम, इन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, ये वैसे रिसोर्सेज हैं जिनकी सर्वे की जा चुकी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का असेसमेंट हो गया है, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाएगा यह भी डिटरमाइन कर दिया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है स्टॉक। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिनमें पोटेंशियल तो है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, और उसका अच्छा खासा अमाउंट भी अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्टॉक कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे वाटर है, ये कंपाउंड है टू इनफ्लेमेबल गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, जो कि रिच सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकें, मतलब वाटर में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। हालांकि अब टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन ये अभी इकोनॉमिकली उतना फिजिबल नहीं है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं ऐसी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम स्टॉक कहते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, रिजर्व्स है, ठीक है। ये रिजर्व्स क्या है, ये सबसेट ऑफ स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, जिसकी मतलब पहले से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, और मे बी हम उसे फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करें आगे चल के, उसे हम रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रिवर वाटर है, इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट करते हैं वो जितनी रिवर वाटर की पोटेंशियल है उतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हम इसका यूटिलाइज करें। तो अब जो डैम्स में जो वाटर है या फॉरेस्ट में है, तो ये क्या है, ये रिजर्व है जिसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए रिसोर्सेज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने ये मान लिया कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट्स है हमारे लिए, और हमने इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया, कोई प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो खड़े हो गए, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है, ठीक है।
ये जो रिसोर्सेज है ये कुछ लोगों के हाथों में एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज जो है कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा और किसी के पास है ही नहीं बिल्कुल, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो गई है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, मतलब रिच एंड पुअर, ठीक है। जो रिच लोग हैं उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जो पुअर हैं उनके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है या फिर बहुत कम रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अब इतना जो हमने एक्सप्लॉइटेशन किया है रिसोर्सेज का, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस खड़े हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है। इसलिए अब क्या है ना कि एक रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तो इससे क्या होगी, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन हो पाएगी और एक ग्लोबल पीस आ पाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट ट्रेंड है कि ये रिसोर्सेज कुछ इंडिविजुअल्स के पास या कुछ कंट्रीज़ के पास एक्यूमुलेट हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा प्लेनेट है उसका फ्यूचर जो है वो खतरे में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमें ये ज़रूरी है कि हम कुछ स्टेप्स लें जिससे कि ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सके, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होता है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो आप ऐसे करो जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। और अभी जो आप प्रेजेंट डेवलपमेंट कर रहे हो इससे फ्यूचर में जो है, जो फ्यूचर के जनरेशन्स जो आने वाले हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मतलब अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया और इतना यूज़ कर लिया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। हमने किसी भी रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन के जो होंगे आगे वो भी इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है ये 1992 में हुआ था, जून में 1992 में। इसमें क्या होता है ना, ये जो रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है, ठीक है। और यहाँ पे इसी जगह पे 100 कंट्रीज़ के हेड्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। और इस समिट में क्या एड्रेस किया गया था, इस समिट में जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे, उसके बारे में बातचीत की गई, उसको एड्रेस किया गया, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। और जो भी लीडर्स वहाँ पे आए थे उन्होंने एक क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया। ये डिक्लेरेशन क्या था, ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे ये डिक्लेरेशन था जिसे उन्होंने साइन किया, ठीक है। और ये जो रियो कन्वेंशन हुआ था ये क्या इंडोर्स करता है, ये इंडोर्स करता है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को। और इस रियो कन्वेंशन में हमने क्या अडॉप्ट किया था, एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 अडॉप्ट करने के पीछे मकसद ये था कि 21st सेंचुरी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, ठीक है। अब ये एजेंडा 21 जो है ये क्या है ये देखते हैं। तो ये जो एजेंडा 21 है ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है, ये एक डिक्लेरेशन है जिसको वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED में। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। इसका जो मेन एम था वो था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाना, ठीक है। ये जो एजेंडा है इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स है इन्वायरमेंटल डैमेज
से लड़ना, मतलब इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करना, पॉवर्टी को कम करना, डिजीज़ को कम करना, और ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको पूरा करने के लिए एक ग्लोबल कॉपरेशन चलाना, मतलब कि जो ये ग्लोबल कॉपरेशन जो होगा वो कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू की जाएंगी, ठीक है। और एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 का, ये था कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट होंगे, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो गवर्नमेंट है उनको अपना एक लोकल एजेंडा 21 फॉर्म करना है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब ये रिसोर्स प्लानिंग और आगे के टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के, इन्हें मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी, ठीक है। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने टॉपिक कवर किया है, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे वीडियोस देखने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल के उसको अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी वहीं पर, ठीक है। और चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।